बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान। आज की वीडियो में हम जी डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग ख़ासतौर पर पाकिस्तान से तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है कि तुर्की वीज़ा देने में इतनी आसानी क्यों पैदा कर रहा है। ग़ालिबन उसकी वजह यह है कि तुर्की उन ममालिक में से शामिल है जो कि टूरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं टर्की के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और तुर्की इजीली एक्सेसिबल भी है पाकिस्तान से। तो जी आज की वीडियो का जो मेन जो टॉपिक है वो है जी कि इंटरव्यू की जो कॉल आती है उसमें किस किस्म के सवालात किए जाते हैं पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पर, और उसके जवाबात जो हैं वो कैसे देने हैं। तो आज की वीडियो में मैं सारे वो सवालात आपको बताऊंगा, और उसके जवाबात आपने कैसे देने हैं वो सारा आपने कैसे करना है, ये आपने प्रिपरेशन करनी है। तो जी अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो जी बात बगैर वक्त ज़ाया किए जी हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो है 3 किस्म की कैटेगरीज के जो लोग हैं पाकिस्तान से ख़ासतौर पर तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हैं जी जो स्टूडेंट्स हैं, सैलरीड पर्सन जो कहीं पर जॉब करते हैं, और तीसरे नंबर पर बिजनेसमैन। तो जी जो स्टूडेंट जो होता है उसको तो कॉल बिल्कुल ही रिसीव नहीं होती, उसकी जो कॉल है वो उसकी यूनिवर्सिटी को जाती है। और जो सैलरीड पर्सन जो होता है उसकी भी जो कॉल होती है वो उस पर्सन को नहीं जाती जो जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा होता है। वो जो सैलरीड पर्सन उसकी कॉल जो है उसकी मुतल्लिका कंपनी को जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक मज़ीद छोटी सी जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बताता चलूँ। इस वक्त जो है जी तुर्की की जो वीज़ा एप्लीकेशंस जो हैं वो अनातोलिया ऑफिस जो है वो डील कर रहा है, जो लाहौर में है। अनातोलिया ऑफिस से जो है वो डील हो रही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले बताया कि आप जो कॉल है वो आपको नहीं जाएगी, आपकी कंपनी को जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो सैलरीड पर्सन ने प्रोवाइड करने हैं वो उसमें सबसे पहले है जी एनओसी लेटर, जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि आप इस कंपनी में मुतल्लिका कंपनी में क्या जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी कितनी है, आपके अलाउंसेस वगैरह कितने हैं। और इसमें साथ एनओसी यानी कि नोटिफिकेशन ऑफ क्लियरेंस भी होता है कि जी आपको कंपनी की तरफ से इजाज़त भी मिल रही है, आपको छुट्टियां भी दी जा रही हैं कि आप सैर करने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सैलरीड पर्सन जो होते हैं उनको अपनी 3 से 6 माह की जो है कम से कम 3 माह की सैलरी स्लिप, जिसको पे स्लिप भी कहते हैं, वो साथ लगानी ज़रूरी होती है। इस सूरत में कॉल जो है आपको नहीं जाएगी, आपकी कंपनी को जाएगी। स्टूडेंट्स का मैं आपको दोबारा बता दूं, स्टूडेंट्स को कॉल रिसीव नहीं होती। हाँ, लेकिन स्टूडेंट ने जो लेटर प्रोवाइड किया होता है जिस कॉलेज का या जिस यूनिवर्सिटी का जहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया होता है उधर ज़रूर कॉल की जाती है, और वहाँ से वेरिफिकेशन आपकी की जाती है कि आपकी एनरोलमेंट जेन्युइनली हुई है कि नहीं हुई है। जो सबसे ज़्यादा और मेन वेरिफिकेशन जो होती है वो होती है जी बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है तुर्की के वीज़ास के लिए। बिजनेसमैन ने जो अपने लेटर हेड पर नंबर मेंशन किया होता है उसी नंबर पर कॉल जाती है, चाहे वो मोबाइल का नंबर हो या वो पीटीसीएल का नंबर हो। लोग ज़्यादातर जो पाकिस्तान में जो बिजनेसेस करते हैं ज़्यादातर उन्होंने पीटीसीएल का जो नंबर, जो लैंडलाइन का जो नंबर होता है वो नहीं लगवाया होता। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो कॉल है वो जो लोग बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपना मोबाइल नंबर मेंशन करते हैं अपने लेटर हेड पर। तो बात ज़हन में ये रहे, जो मोबाइल नंबर या पीटीसीएल का नंबर, जो भी नंबर आप अपने लेटर हेड पर मेंशन करेंगे उसी नंबर पर कॉल जाएगी। और बाज़ औक़ात बिजनेसमैन को कॉल नहीं भी जाती अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो या अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो, फिर भी बाज़ औक़ात आपको कॉल नहीं की जाती। लेकिन मोस्ट केसेस में बिजनेसमैन को कॉल ज़रूर की जाती है। अगर बिजनेसमैन के ऑफिस में कॉल की जाए तो अगर रिसेप्शनिस्ट आपका जो है, आपकी जो भी रिसेप्शनिस्ट होगा, अगर वो नंबर आप फ़ोन कॉल को अटेंड करेगा तो उससे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आप क्या बिजनेस करते हैं, यानी कि आपकी बिजनेस की नौयत क्या है और कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं। ये 2 से 3 चीज़ें पूछकर टेलीफोन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर बिजनेसमैन खुद कॉल रिसीव करे तो उससे फर्दर डिटेल भी पूछी जा सकती है। मिसाल के तौर पर उनसे, बिजनेसमैन से ये पूछा जा सकता है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं, उसकी नौयत क्या है,
ये जो आप जो माल मिसाल के तौर पर अगर आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम है, ये माल आप किस कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और किस कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, ये जितना भी माल आपने जो वैल्यू ऑफ जो गुड्स है इसकी वैल्यू क्या है, इस कितनी मालियत रखता है, अगर आपके मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें कितनी हैं और उनकी जो है आप उनसे किस तरह का काम लेते हैं, आपके मुलाजमीन के काम करने की नोयत क्या है, तो इस तरह की जो है तो वो तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको सादा अल्फाज में अगर ये दूँ, मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स ये गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहे हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है जी आप कौन सी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स को डील करते हैं, आया आप माल को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट भी करते हैं, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो किस मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान से, आप जापान से इंपोर्ट करते हैं या दुबई से इंपोर्ट करते हैं, या आप पाकिस्तान से दुबई जाकर माल जो है उसको लेकर आते हैं या दुबई में ही बैठकर बेचते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, किस किस गाड़ियों का काम आप करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों जो तो एक प्रॉपर और जेन्युइन बिजनेसमैन होता है उसको तो ये सारा पता होता है और वो बड़े अच्छे तरीके से जो है सेटिस्फाई कर सकता है। इसके अलावा जो फर्दर क्वेश्चनिंग जो होती है उसमें ऑब्वियसली आपका नाम पूछा जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, आपकी मदर का नाम जो है मदर का नाम जो है वो पूछा जाता है, और आप कब से कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी मेंबरशिप है कि नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है तुर्की के वीज़े के लिए, अदरवाइज़ वीज़ा लगने के चांस ऑलमोस्ट नामुमकिन होते हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन से ये भी सवाल किया जा सकता है कि ये जो माल जो गुड्स है ये जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप किसको बेच रहे हैं, आया आप इंपोर्ट करके लोकल मार्केट में बेच रहे हैं या इंपोर्ट कर आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के सवालात भी आपसे किए जा सकते हैं, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रहिए। जो इसके बाद जो मेन सवाल जो होता है वो आपकी इनकम पर होता है कि आपकी इनकम कितनी है। सवाल का जवाब आपने बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट देना होता है। जो भी आपने लेटर पर मेंशन किए, आपने अपनी जो है सैलरी या इनकम मेंशन की होती है, मिसाल के तौर पर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं या 5 लाख रुपए, आप जो भी आपने इनकम लिखी है आपने उसी के मुताबिक आपने इंटरव्यू में बताना है कि मैं मंथली या एनुअली इतना कमा लेता हूँ। इसके बाद जो सबसे अहम सवालों में एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि आप तुर्की क्यों जाना चाहते हैं। इसमें आप ये जवाब दे सकते हैं कि जी मैं तुर्की इसलिए जाना चाहता हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंशियंट कदीम जगह हैं, एंशियंट प्लेसेस हैं, वहाँ पर मजहबी जगह बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर जैसे आया सोफिया है, अब मस्जिदें हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह के आप ये जवाब देकर आप उनको मुतमिन कर सकते हैं। जितना भी टोटल इंटरव्यू होता है ये सिर्फ इन्हीं 6 से 7 सवालों पर मुहित होता है जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किए हैं और इनका जवाब आपको दिया है। अगर आप इन सवालात को तैयार अच्छे तरीके से कर लें जिस तरह मैंने आपको बताया, तो आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा, और इन्हीं पर बस 6 से 7 सवालों पर वीज़ा बेस कर रहा होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।